जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, हिंदी व्याकरण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को हम पढ़ने वाले हैं और समास को इतने बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है उन सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समास, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि ये समास शब्द है वो किससे बना है, समास शब्द कैसे बना है। तो आपको ध्यान रखना है, समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय, इन सबके योग से बना है समास। ओके, सम उपसर्ग हो गया, अस धातु और घय प्रत्यय। इसके बाद में समास का अर्थ पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मीन्स छोटा रूप। यानी हम इसको कहेंगे, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त कहो या छोटा कहो, संक्षिप्त रूप। ओके, संक्षिप्त रूप हो गया। इसके बाद में समास की परिभाषा हालांकि परीक्षा में पूछी नहीं जाती है। दो या दो से अधिक पदों को मिला करके यानी समास बनाया जाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिला करके जब संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है तो वो कहलाता है समास। आपको ध्यान रखना है, समास करते समय विभक्तियों का लोप किया जाता है। यानी ये छोटा रूप कैसे बनेगा? विभक्तियों का लोप करने से। कैसे बनेगा? विभक्तियों का क्या करेंगे? लोप करेंगे। विभक्तियों का लोप कब किया जाता है? जब समास किया जाता है। ओके, तो समास करते समय विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। अब सबसे मुख्य बात आती है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनेंगे। समास के प्रकार 4 भी होते हैं और समास के प्रकार 6 भी होते हैं। कैसे होंगे इनको हम अच्छे से समझेंगे और कौन कौन से होंगे सारे हम चर्चा करेंगे। समास के प्रकार, मुख्य तौर पर समास के 6 भेद होते हैं। मुख्य तौर पर समास के 6 भेद होते हैं। कैसे? देखिए, समास के अंदर 2 पद होते हैं। कोई भी समास होगा उसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। 2 पद में एक पद जिसे यानी पहला जो पद होता है, यानी एक तो होगा पहला पद। कौन सा पद होगा? पहला पद। और एक होगा दूसरा पद। एक होगा दूसरा पद। यानी 2 पद हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक पहला पद यानी जो पहले आएगा उसको पहला पद कहेंगे और जो बाद में आता है उसे दूसरा पद कहेंगे। कितने पद हुए? 2। पहला पद है, इस पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। पूर्व यानी पहला। कौन सा पद कहेंगे? पूर्व पद। और जो दूसरा पद आ रहा है, इस दूसरे पद को हम कहेंगे उत्तर पद। कौन सा पद कहेंगे? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। ओके, तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? देखिए, जो समास होते हैं, समास के जो प्रकार होते हैं वो कैसे 4 प्रकार माने जाते हैं और कैसे 6 प्रकार माने जाते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर। वैसे तो समास के भेद माने जाते हैं, समास के प्रकार। यदि हम समास के प्रकारों की बात करें तो समास के प्रकार होते हैं 6। लेकिन अभी मैंने कहा कि समास के 4 प्रकार भी होते हैं। तो 4 प्रकार कैसे होते हैं आपको ध्यान रखना है। पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं वो माने जाते हैं 4। समास के भेद कितने माने जाते हैं? 4। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि सामान्य तौर पर समास के 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद माने जाते हैं। कैसे, देखो इसको एक बार डिटेल से समझो, इसको अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर निम्न में से कौन सा भेद नहीं है या कौन सा भेद है। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। हम देखेंगे पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता, किसकी प्रधानता, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होंगे, 4। कितने भेद, 4। कौन कौन से होंगे, देखो जो भी समास होगा उसमें या तो पहला पद प्रधान होगा या फिर दूसरा पद प्रधान होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो एक समास ऐसा होगा जिसमें पहला पद प्रधान होगा, पहला पद, ठीक है, क्या होगा, प्रधान होगा। एक समास ऐसा होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा। एक समास ऐसा होगा जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे। और एक ऐसा समास होगा जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है, यानी ना तो पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा पद प्रधान। जिसमें पहला पद प्रधान होता है उस समास को हम कहेंगे अव्ययी भाव समास, उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उस समास को हम कहेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा कहेंगे, तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। कौन सा कहेंगे, द्वंद्व समास। और ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उस समास को हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। दोबारा से देखो, पहला पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास होगा, जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास होगा, और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होगा बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने प्रकार, 4। किसके आधार पे, पद की प्रधानता के आधार पे। किसके आधार पे, पद की प्रधानता के आधार पर। दूसरा हमने देखा कि 6 प्रकार भी होते हैं। वो 6 प्रकार कैसे होंगे, ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो तो अव्ययी भाव समास होगा। ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होगा। लेकिन ये जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के 2 उपभेद और होते हैं। उपभेद यानी ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो मुख्य तो होता है तत्पुरुष समास। इसके अलावा 2 और इसके उपभेद होते हैं, जिनमें हम बात करें, एक को कहेंगे हम द्विगु समास। आगे हम इनको डिटेल से देखेंगे, द्विगु समास। और दूसरा होगा कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास। अब बताओ समास के कितने भेद, 6। समास के कितने भेद, 6। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद, 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद, 4। क्योंकि ये तीनों के तीनों भी, जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो प्रकार हो गया, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो प्रकार हो गया, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो प्रकार हो गया। और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो वो भी हम अलग प्रकार मान लेंगे। तो पद की प्रधानता के आधार पे 1, 2, 3 और 4। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर तो 4 हो गए, मुख्य हो गए 6। क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, इसमें दोनों के दोनों पद प्रधान, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं। तो इन दोनों में कौन से पद प्रधान हुई, इन दोनों में दूसरा ही पद प्रधान होगा। क्यों,
क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से तत्पुरुष समास का उपभेद कौन सा है, या ऐसे समास कौन कौन से हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो ध्यान रखना है तत्पुरुष समास, उसके बाद में द्विगु और उसके बाद में कर्मधारय समास। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेनली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद में हम इनको डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले पद के प्रधानता के आधार पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास को हम पढ़ेंगे। अब पद की प्रधानता पे नहीं पढ़ेंगे, ये 6 के 6 प्रकार हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, ये तो होता है समास। एक होता है समास विग्रह। विग्रह क्या होता है, यानी जब समास हम करते हैं तो विभक्तियों का लोप कर देते हैं और उसका छोटा रूप बना देते हैं, उसको कहेंगे समास। लेकिन यदि ये जो समास बना है, इस समास को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका होता है समस्त पद। क्या होता है नाम इसका, समस्त पद। ठीक है, और इस समस्त पद को विभक्तियों सहित अलग अलग करना, क्या करेंगे, विभक्तियों सहित अलग अलग करना। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ। विभक्तियों सहित अलग अलग करना क्या कहलाता है, अलग अलग करना यानी समास विग्रह। संधि के अंदर तो विच्छेद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, विग्रह। वही बात है, विच्छेद यानी भी अलग अलग करना और विग्रह मीन्स भी अलग अलग करना। तो समस्त पद को विभक्तियों सहित अलग अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। कौन सा विग्रह, समास विग्रह, क्योंकि समास के ही टुकड़े कर रहे हैं, समास को अलग अलग कर रहे हैं, तो समास विग्रह। ठीक है, तो समास विग्रह, समास के प्रकार, ये हमने अच्छे से देख ली। अब 1 बाय 1 करके हम इन समासों को पढ़ेंगे। पहला समास हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं से भी प्रश्न बनता है, समास विग्रह से भी प्रश्न बनता है और सामासिक पद से भी प्रश्न बनता है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। विशेषताएं क्या क्या होती हैं, नंबर 1 पे पहली तो इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। हमने अभी देखा क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान। एक तो ये विशेषता होगी इसकी। कौन सा पद प्रधान होगा, पहला। ओके, केवल एक ही समास ऐसा है जिसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। ओके, कौन सा, अव्ययी भाव समास। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में अव्ययी भाव समास में यानी पहला पद कहो या पूर्व पद भी कह सकते हैं। पहले पद को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहीं पे देखना है आपको, ये जो पहला पद है वो क्या हो सकता है, अव्ययी हो सकता है, या इसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी या अवयव शब्द होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अविकारी या अवयव शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जिन पर किसी भी कारक, विभक्ति, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उन्हें हम अवयव शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी यानी जिनमें कोई विकार नहीं आई, अविकारी यानी जिनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, तो उसे अविकारी शब्द कहेंगे। अव्यय जो खर्च नहीं हो, यानी जिन पर कारक लिंग, जैसे पुल्लिंग आ जाए तो भी वही लिखेंगे, किसी पुल्लिंग आ जाए या स्त्रीलिंग आ जाए तो हम उस शब्द को एज इट लिखते हैं, यानी उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होता है, तो वो अवयव होते हैं। और ये जो अवयव होते हैं मोस्टली आपके जो उपसर्ग होते हैं वो सारे के सारे अवयव का काम करते हैं। संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग होते हैं, जैसे आ है, प्र है, परा है, औ है,
है ना, अनु है, उप है, सम है, इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की क्लास हमने अलग से करवा रखी है, ठीक है। तो ये सारे उपसर्ग अवयव का काम करते हैं, इसलिए ये सब अव्यय हो गए या अविकारी शब्द हो गए। ओके, तो पहली विशेषता पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय भी होगा। और एक और विशेषता होती है सबसे अच्छी, ये जो पूरा पद है, ये जो समस्त पद होता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्या करता है? क्रिया विशेषण, यानी सामासिक जो पद है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। ओके, ये सारी विशेषताएं इसकी होगी। अब हम देखेंगे इसका समास, यानी समास कैसे बनता है, समास विग्रह कैसे इसका हम करेंगे। ओके, देखते हैं, उदाहरणों को हम देखते हैं, उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब देखो, मैंने 3 विशेषताएं बताई, उन तीनों विशेषताओं को हमें ढूंढना है, तीनों विशेषताओं को हमें ढूंढना है। हमें अभी पता नहीं है कि कौन सा समास है। सबसे पहले तो समास को पहचानेंगे, समास को पहचानेंगे तभी उसका समास विग्रह हम कर पाएंगे। तो पहला पद क्या होगा? पहला पद क्या होगा? अभी मैंने बताया कि पहला पद प्रधान होता है। प्रधान कैसे होगा? पहले देखते हैं अव्यय। ये पहला पद है वो क्या है? अव्यय है। यथा क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। तो अव्यय हो गया, क्योंकि यथा है, प्रति है, अनु है, उप है, निर है, ये सब अव्यय होते हैं। तो पहला पद अव्यय हो गया। और दूसरी बात हम करेंगे, इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसका समास विग्रह हम देख लेते हैं। क्या होगा इसका समास विग्रह? शक्ति के अनुसार। अब जितने भी ये अव्ययी भाव समास होते हैं, इनका समास विग्रह करते समय हमें जो दूसरा पद होता है उसको पहले लिखना पड़ेगा, दूसरे पद को पहले लिखना पड़ेगा विभक्ति के साथ में, ठीक है। तो देखो, ये शक्ति जो था ये यहाँ पर दूसरा पद था, लेकिन समास विग्रह करते समय हमने इसको सबसे पहले लिखा, शक्ति के। यथा का अर्थ होता है के अनुसार, या के जैसा, या के जैसी, ठीक है। तो शक्ति के अनुसार। अब ये जो समस्त पद है यथा शक्ति, ये क्या काम कर रहा है? क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं? क्रिया विशेषण का, यानी शक्ति के अनुसार। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, यानी जैसी शक्ति है उसके अनुसार कार्य करना। ओके, तो तीनों विशेषताएं होगी। यथा अवयव भी है, यथा पहला पद प्रधान भी है, और क्रिया विशेषण का कार्य भी कर रहा है। और देखो, जैसे मैं बात करूं निर्जीव, 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 इसका भी समास विग्रह करके देखते हैं। ये क्या है? विग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? समास विग्रह, ठीक है। इसको हम समस्त पद कहेंगे या समास कहेंगे, और ये हो गया समास विग्रह। निर्जीव यानी जिसके अंदर जीव नहीं हो, जीव रहित, जीव रहित जो चीज होती है उसको कहते हैं निर्जीव, ठीक है। निर क्या है? अपने आप में एक उपसर्ग होता है। निर क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग को ही हम क्या उपसर्ग किसका काम करेगा? अव्ययी का। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, निर का अर्थ होता है रहित, यानी किसी चीज का अभाव होना, यानी जीव से रहित होना, जीव से रहित होना। तो क्रिया विशेषण भी हो गया। और देखो, जैसे प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन का अर्थ होता है, ये यहाँ पर विपस्या हो रही है, बार बार कोई शब्द आता है तो उसके लिए हम प्रति शब्द लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? प्रति शब्द लगा देते हैं, यानी दिन के बाद में दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद जो दिन आता है, यानी उसको हम क्या कहेंगे? हर दिन, प्रतिदिन, या हर दिन, हर दिन, प्रतिदिन। ओके, और देखो, जैसे
अनुपयुक्त नहीं, हाँ चलो देखो ये भी देख लेते हैं। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, यहाँ पे अनु उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको विशेष। यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? अन, अन प्लस उपयुक्त, अन प्लस उपयुक्त। और अन जो होता है वो भी अभाव को, यानी जो उपयुक्त नहीं हो, जो उपयुक्त नहीं हो, न हो, ठीक है। तो ये अन उपसर्ग है, और अनुपसर्ग किसका काम करेगा? अवयव का, तो अवयवी भाव समास हो गया। जैसे आजन्म, 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 आ उपसर्ग आ गया, यानी जन्म, 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 जन्म तक, जन्म, जन्म तक, यानी कई जन्मों तक, कई जन्मों तक, उसको कहेंगे आजन्म, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे क्या करते हैं? अवयव का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे अनुकरण, अनुकरण, यानी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार कार्य करना, कार्य के पीछे कार्य करना। कोई भी काम करता है उस काम के पीछे काम करने को हम कहते हैं अनुकरण, यानी नकल करना एक प्रकार से, ठीक है। और नकल करते हैं जब भी हम, तो दूसरे के काम को देख करके करते हैं, अनुकरण है। जैसे अनुसरण है, यानी वो जो जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। जैसे निर्धन है, निर्धन, जिसके पास क्या होता है? धन का अभाव होता है। तो यहाँ निरुपसर्ग हो गया, यहाँ पे अनुपसर्ग हो गया, यहाँ पे आ उपसर्ग हो गया, यहाँ अनुपसर्ग हो गया। और ये उपसर्ग किसका काम करते हैं? अव्ययी का काम करते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे हम बात करें निर्जन, निर्जन, जहाँ पे लोगों का अभाव होता है, जन यानी लोग और निर यानी अभाव, लोगों का अभाव होता है, उसको हम निर्जन कहते हैं, निर्धन हो गया। ओके, इस प्रकार से आपने निमंत्रण कार्ड देखा होगा, निमंत्रण कार्ड के ऊपर लिखा होता है सहपरिवार, ठीक है। सहपरिवार यानी परिवार सहित, पूरे परिवार के साथ में, परिवार सहित, परिवार सहित। तो ये जो सह उपसर्ग है ये किसका काम कर रहा है? अव्यय का काम कर रहा है, और एक क्रिया विशेषण का भी काम कर रहा है, इसलिए ये हो गया अव्ययी भाव समास। अब इसमें ये जो दूसरा पद है ना, परिवार, परिवार जो है इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। हालांकि विशेषता तो इसको बताने को तो इसको भी बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य पद कौन सा है? सह, यानी पहले हम परिवार ही लिखते तो कोई अर्थ नहीं निकलता, अब सह परिवार यानी पूरा परिवार, ठीक है। तो ये पद प्रधान हो गया, मेन फोकस किस पे है? इस पे, सह पे, परिवार के साथ। इस प्रकार से ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।